सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारी बातचीत के केंद्र में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी है। दरअसल 2023 विदाई की ओर है। बहुत मुश्किल 4-6 दिन बचे इस साल को विदा होने में। 2024 आ रहा है और 2024 के साथ साथ में नई संभावनाएं भी आ रही हैं। नई संभावनाएं हैं देश में चुनाव को लेकर। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है, जिसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी जैसा चमत्कारिक व्यक्तित्व कर रहा है। जो किरदार लगातार मेहनत कर रहा है उसका नाम है राहुल गांधी। राहुल गांधी ने 2022-23 के बीच में अपने कदमों से भारत के एक कोने से दूसरे कोने को नाप दिया था। दक्षिण से शुरू करके उत्तर तक की उनकी यात्रा तकरीबन 3,500 किलोमीटर से भी ज्यादा रही थी, जो उन्होंने कदमों से ही पूरी की। तकरीबन 7 महीने ये यात्रा चली थी। इस यात्रा के तहत राहुल गांधी ने अनगिनत जनसभाओं को संबोधित किया, हजारों लोगों से मुलाकात की और इसके माध्यम से अपने आप को एक गंभीर राजनेता के तौर पर स्थापित करने में कहीं ना कहीं सफलता हासिल की। लेकिन क्या इसके पार्टी की दृष्टि से चमत्कारिक परिणाम प्राप्त हुए? ये समीक्षा का विषय है। कर्नाटक में सरकार बनी, तेलंगाना में सरकार बनी, लेकिन जब ये यात्रा चल रही थी तब गुजरात में बुरी तरीके से पार्टी साफ हो गई। और अभी के संदर्भ में देखें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ से भी पार्टी साफ हो गई। पर इसके बावजूद भी राहुल गांधी एक बार फिर यात्रा निकालने जा रहे हैं। पर इस बार उनकी ये यात्रा पद यात्रा के तौर पर नहीं होगी, ये यात्रा बस यात्रा के तौर पर होगी, जिसमें कभी कभी वो कदमों से भी चला करेंगे। तकरीबन 6,000 किलोमीटर का सफर है। 14 जनवरी से ये यात्रा शुरू होगी और 14 जनवरी से चलकर ये यात्रा लगातार चलते हुए 20 मार्च को संपन्न होगी। मुंबई में से संपन्न होना है, मणिपुर से शुरू होना है। आज हम इस यात्रा के संदर्भ में ही बात करेंगे। हमारा आज का विषय इसी को लेकर है। तो आज हमारे साथ इस विषय पर चर्चा के लिए 4 खास मेहमान भी जुड़े रहे हैं, उनसे आपका परिचय कराएंगे। लेकिन उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा विचार सूत्र ये कहता है कि वन मस्ट ट्रेवल टू लर्न। सीखने के लिए यात्रा करनी चाहिए। मार्क ट्वेन के द्वारा ये कमाल की बात कही गई। लेकिन दिक्कत यह है कि सीखने के लिए यात्रा करनी चाहिए, पर राहुल गांधी अब सीखने की स्थिति से बहुत पहले बाहर आ चुके हैं। राहुल गांधी से लोगों को सीखना चाहिए। एक नेता के तौर पर स्वीकार्यता तभी होती है कि जब लोग उसका अनुसरण करें, ना कि नेता के तौर पर उसकी स्वीकार्यता होती है जो दूसरों का अनुसरण करते हुए दिखाई दे। तो राहुल गांधी ये यात्रा लोगों को संदेश देने के लिए कर रहे हैं या राहुल गांधी सीखने के लिए यात्रा कर रहे हैं? यह बहुत बड़ा विषय है। विषय इसलिए है कि अगर राहुल गांधी ये संदेश देते हैं कि मैं सीख रहा हूं, तो जो अभी सीख रहा है उसके हवाले देश की बागडोर कैसे सौंपी जा सकती है? और यदि वह व्यक्ति संदेश दे रहा है आने वाले समय को लेकर, उम्मीद जगा रहा है, आने वाले समय को लेकर भरोसा पैदा कर रहा है, तो तय बात है कि लोग उसे आजमाने के संदर्भ में विचार करेंगे। इस बात को अपने जहन में रखते हैं और उसके साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश जी खासतौर पर इस चर्चा के लिए मौजूद है। हमारे साथ अनिल गोयल जी हैं, जिस भारतीय जनता पार्टी को चुनौती इस यात्रा से मिलनी है उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे साथ अनिल गोयल जी हैं। हमारे साथ किशोर तिवारी जी हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली, उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। राहुल गांधी जी जब यात्रा पर निकलते हैं तो शिवसेना के लिए बड़ा संकटपूर्ण हो जाता है उनके बयानों के संदर्भ में। किशोर जी को हमने खासतौर पर इसलिए जोड़ा है, इस बार वो इस यात्रा से कितने डरे वो सहमे से रहने वाले हैं, समझेंगे उनसे। हैं तो वैसे वो कांग्रेस के साथ इस समय, पर फिर भी राहुल गांधी से डर तो नहीं रहे, जानने में हमारी दिलचस्पी है। और इन सबके बीच में हमारे साथ जाने माने राजनीतिक विश्लेषक गिरिजा शंकर जी भी हैं। चर्चा की शुरुआत जयप्रकाश जी से करेंगे, पर उससे पहले इस यात्रा की जिन्होंने घोषणा की उनका बयान सुनेंगे। एक बार देखिए कांग्रेस के मीडिया प्रमुख क्या कह रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भारत न्याय यात्रा निकालने वाली है। 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक 6,200 किलोमीटर लंबी भारत न्याय यात्रा 14 राज्यों से गुजरेगी। मणिपुर में शुरुआत होगी और यह समाप्त होगी मुंबई में। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल जी ने 3 मुद्दे उठाए थे। आर्थिक विषमताओं के बारे में उन्होंने जिक्र किया, सामाजिक ध्रुवीकरण के बारे में उन्होंने बातचीत की और राजनीतिक तानाशाही जो आज हमारे देश में हकीकत बन गई है
उसके बारे में जनता को अवगत कराया। तो ये 3 बड़े मुद्दे थे भारत जोड़ो यात्रा के समय। दूसरे चरण में भारत न्याय यात्रा है। आर्थिक न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए और राजनीतिक न्याय के लिए। लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। महंगाई और बेरोजगारी से करोड़ों परिवार जो पीड़ित हैं, उनको एक नया भविष्य, उज्जवल भविष्य दिखाना है। तो यात्रा के संदर्भ में बहुत कुछ स्पष्ट कर रहे थे हमारे साथ बातचीत में कांग्रेस के मीडिया प्रमुख। लेकिन जयप्रकाश जी शुरुआत यहां से नहीं करेंगे, शुरुआत थोड़ी दूसरे तरीके से करते हैं। भारतीय मान्यता यह है कि 14 जनवरी का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं, संक्रांति का पर्व मनाया जाता है इस दिन। और इसी दिन देश में बहुत बड़े आयोजन की शुरुआत होने जा रही है। अयोध्या में लंबे संघर्ष के बाद में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। उस राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह भी 14 तारीख से ही शुरू होने जा रहा है और 22 तारीख को विधिवत रामलला की प्रतिमा का प्रतिष्ठा होगी। और उसी दिन आप अर्थात 14 जनवरी को ये यात्रा शुरू कर रहे हैं, भारत न्याय यात्रा। अब आपसे जानना यह है कि करने क्या जा रहे हैं। अयोध्या के आयोजन का बहिष्कार करने जा रहे हैं इसके माध्यम से, क्योंकि जब राहुल गांधी मणिपुर से यात्रा शुरू कर रहे हैं तो उस यात्रा को छोड़कर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे, इसमें हमें संदेह लगता है। अगर आप इसे दूर कर सके तो आप तो क्या माने, आपने तय कर लिया अपने को इस आयोजन से दूर रखना है और इस यात्रा के माध्यम से उसको जस्टिफाई करना है। द्विवेदी जी, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है, मैं आपकी बात सुन करके जी, कि राहुल जी जो यात्रा कर रहे हैं और रामलला जी की मूर्ति का जो मोदी जी के, ये मैं इसको कहूंगा कि राजनीतिक लाभ के लिए कर रहे हैं। और राहुल जी इस देश को एक संदेश दे रहे हैं, देश की जनता को, जी, कि हमें न्याय नहीं मिल रहा। राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, संवैधानिक संस्थाओं को बदला जा रहा है। यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन जैसी संस्थाएं, जिनमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के, उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस को अलग करके केवल बहुमत के बल के ऊपर इस तरीके से उनके अंदर इंक्रोचमेंट करके, दखलंदाजी करके संस्थाओं को खत्म कर रहे हैं, ये जनता को बता रहे हैं राहुल गांधी। और दूसरी बात है कि अर्थव्यवस्था आज आपकी कहां खड़ी है। आपके अर्थशास्त्रियों के 6 दिन पहले बयान आए थे कि क्या हालत है आपकी देश की, जो कहते ट्रिलियन मिलियन बढ़ा देंगे अर्थव्यवस्था को। आज कहां आपकी अर्थव्यवस्था, आज कहां विदेशी पैसा। तो ये ड्रामे की राजनीति बंद होगी। इसलिए राहुल गांधी, क्योंकि देश का पूंजीपतियों के हाथ में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया आ गया, जब प्रजातंत्र में किसी प्रकार से कोई बात ना सुनी जाए तो उसका सबसे बढ़िया तरीका है कि जनता में जाकर के अपनी बात कहें। तो इसमें किसी को क्या दिक्कत है। राहुल जी ने पहले भी 4,500 किलोमीटर आजादी के बाद की सबसे बड़ी यात्रा की, तब भी बीजेपी के लोग तो तरह तरह के प्रचार करते थे और उसका नतीजा क्या निकला। आज भारतीय जनता पार्टी की लोगों को देख लिया होगा आपने, आप बार बार ये कहते 3 राज्यों में, अरे सबसे बड़ा जो राज्य था ये भी तो बताओ ना भाई साहब, डॉक्टर साहब, कि हमने तेलंगाना को भी जीता है और बीजेपी की शर्मनाक हार हुई है। मणिपुर में बीजेपी की शर्मनाक हार हुई है और राजस्थान में 35 वर्ष के बाद इतना भारी मुकाबला हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने जो मुकाबला दिया है, तो क्या है, थोड़ी 10-5 सीट के ऊपर आप इस तरह की बातें करते हैं। तो कहीं न कहीं अगर हम इस बात को 2018 में ले जाएं तो 18 में तीनों स्टेट कांग्रेस को मिल गई थी, लेकिन 19 में तीनों जगह बीजेपी के सांसद चुने गए। 2004 में यही पोजीशन आई, 3 में, 4 में फिर कांग्रेस के सांसद चुने गए थे। यानी कि अलग अलग प्रदेश की अलग अलग परिस्थितियां हैं। राहुल गांधी जी ने जो यात्रा शुरू की है, इसको मंदिर के साथ तो जोड़ना नहीं चाहिए। अब वो क्या है जयप्रकाश जी, एक तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, भाई देखो जयप्रकाश जी जो मेरे साथ में है ना, ये ड्राइंग रूम की राजनीति करने वाले नेता नहीं है, जन नेता है। जयप्रकाश जी हरियाणा की राजनीति का वो चेहरा है जो निर्दलीय भी चुनाव जीतकर खा देता है।
तो जयप्रकाश जी, आप जननेता हैं, तो इसलिए इस बात को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं कि जनता किन बातों को ज्यादा आसानी से लपकती है, समझती है। क्या आप इस बात से इंकार करेंगे जयप्रकाश जी, पिछले 3 दशक की राजनीति के अंतर्गत, कि राम मंदिर के मसले ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस देश की राजनीति में प्रासंगिक बनाने में बड़ी भूमिका ली, और अब वो राम मंदिर के संदर्भ में जो उपक्रम चल रहा है, उस उपक्रम के दौरान ही ये न्याय यात्रा का आयोजन, क्या आपको आने वाला समय का खतरा दिखाई दे रहा है कि इस यात्रा के साथ में भारतीय जनता पार्टी किस विषय को प्रस्तुत करेगी? इस यात्रा को ठीक उसी समय पे शुरू किया जाना जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होने जा रहा है, क्या जयप्रकाश जी की समझ इसको अनदेखा कर देगी? कांग्रेसियों की बात छोड़िए, हम जयप्रकाश जी से पूछ रहे हैं। जयप्रकाश जी तो जन नेता है ना, भाप लेते हैं क्या होने वाला है। हरियाणा में 2-4 नेता ही ऐसे हैं जिनके विषय में कहा जाता है कि मौसम की परख इनसे बेहतर किसी को नहीं होती, आप उनमें से एक हैं, इसलिए पूछ लिया। तो बहुत पहले से निर्धारित की गई थी, और राम मंदिर का जो ये शिलान्यास की बात है तो अब शुरू की गई है जी, इनसे नहीं जोड़ा जा सकता जी। और भाई साहब, मैं तो ये कहता हूं कि अभी तो या इसमें राम लल्ला का जो शिलान्यास कर रहे हैं, कल परसों मैंने अखबार में पढ़ा था जी, ये बीजेपी के नेता भी बैठे ये बताएंगे कि वहां के लोगों ने जाकर के अडवाणी जी को कह दिया भी आप ना आए। जी, इनकी तसल्ली तो कौन है, क्या करेंगे बीजेपी के लोग? अरे एक मैं बताऊं, जी, धर्म को राजनीति के साथ जोड़ने का काम करोगे, धर्म का प्रतिष्ठा मान सम्मान कम होगा। हर मामले में धर्म की तो एक अलग सिस्टम है, धर्म को बार बार राजनीति के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है, ये बड़ी खेद का विषय है। अब धर्म पर चर्चा के लिए हम अगले दिन आयोजन कर रहे हैं। अभी जो बात कर रहे हैं ना, वो कांग्रेस के भविष्य को लेकर कर रहे हैं। आपसे जानना ये चाहते हैं कि इस समय पर इस यात्रा से क्या उम्मीद कर रहे हैं? 6 महीने पहले से थी जी, और 6 महीने पहले, आज की नहीं है ये, जैसे ही उस वक्त भारत जोड़ो यात्रा खत्म हुई थी, उस वक्त राहुल गांधी जी ने कहा था कि मैं एक यात्रा और निकालूंगा, तो बहुत पहले से। लेकिन बीजेपी के लोगों ने तो एक आदत पड़ गई देश को भ्रमित करने के लिए, देश के सामने असलियत को छुपाने के लिए। कभी आज तक बीजेपी के लोगों ने ये कहा कि जो मोदी जी ने 15 लाख रुपए जन धन खातों में देने की बात कही थी, 2 करोड़ सालाना रोजगार देने की बात कही थी, किसान की आमदन दुगनी करने की बात कही थी, वो सब बातों को गौण कर देते हैं। आप लोग भी इनके, डॉक्टर साहब आप विद्वान है व्यक्ति हो, इन्हीं के संगंधे में फंस जाते हो। आज देश में अर्थव्यवस्था की हालत क्या है, आज देश में कानून व्यवस्था की हालत क्या है, आज देश में बेरोजगारी की हालत क्या है, तो इन चीजों को छोड़ करके महंगाई कहाँ 7वें आसमान पे खड़ी है, सारा तो इन पर जाना चाहते हैं। जयप्रकाश जी का कहना है कि जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए उन पर बात नहीं हो रही है, तो फिर चारा क्या है? इसीलिए राहुल गांधी एक बार फिर यात्रा पर निकल रहे हैं। तो अनिल गोयल जी मेरे साथ में। अनिल गोयल जी, कितना घबरा रहे हैं आप इस यात्रा के कार्यक्रम की घोषणा बाद से? ऐसा तो नहीं लग रहा कि आपको अपने विदाई का जयघोष सुनाई देने लगा हो राहुल गांधी की बस यात्रा के ऐलान के साथ? कल कांग्रेस अपने जीवन के 138 साल पूरे कर रही है, उससे ठीक पहले ऐलान किया है वेणुगोपाल जी और जयराम रमेश जी ने कि हमारे उम्मीदों के केंद्र राहुल गांधी जी एक बार फिर यात्रा लेकर निकल रहे हैं। पिछली बार भारत जोड़ो यात्रा थी, अब की बार न्याय यात्रा है। और न्याय किस मुद्दे पर? सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, तीनों मुद्दों पर। क्या करेंगे आप, क्या होगा आपका? हिमांशु जी, जी, बहुत बढ़िया विषय आपने उठाया जी, और निश्चित तौर पर मैं जयप्रकाश जी का बहुत सम्मान करता हूं। जी, और मुझको लगा था कि आज की बहस में जयप्रकाश जी कुछ बात स्पष्ट तौर से कहेंगे, लेकिन क्या मजबूरी थी, वो कांग्रेस की बात में ही और कांग्रेस के समर्थन में ही बातें उन्होंने कही है, सच्चाई से दूर हटकर। पहली बात, इन्होंने धर्म की बात कही जी, कि धर्म, ये बीजेपी वाले धर्म से जोड़ते हैं। मैंने आज तक कांग्रेस को मस्जिदों से फतवे जारी करवाते हुए जरूर देखा है। जी, यानी अगर हम मस्जिदों में जाकर के किसी विशेष पार्टी के समर्थन के लिए फतवे जारी करवाते हैं, वो धार्मिक इस्तेमाल नहीं है। लेकिन अगर करोड़ों हिंदुस्तानियों के, करोड़ों हिंदुओं के आस्था के प्रतीक जो मतलब पूरे विश्व में पूजनीय हैं, अगर हम उनके की बात करते हैं तो हम धर्म का इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। जयप्रकाश जी की कोई मजबूरी होगी कि उन्होंने इस बात को कहा, मन से तो इस स्वीकार कर रहे हैं कि भगवान राम कण कण में बसे हुए हैं
और जिसने भगवान राम को छोड़ दिया वो निश्चित तौर पर छुट जाता है, वो टिक नहीं पाता। एक बात तो मैं ये जरूर भी कहना चाहूंगा। दूसरा, ये भारत जोड़ो जो राष्ट्र यात्रा इन्होंने निकाली थी, तो भारत जोड़ो यात्रा का प्रकल्प निकला कि कांग्रेस तोड़ो, भारत तोड़ो, ये डिवाइड करो, उसका परिणाम ये निकला। और जो न्याय यात्रा का परिणाम अन्याय यात्रा के साथ निकलेगा, ये निश्चित तौर पर मैं आपको बता देने में मुझे संकोच नहीं। अनिल गोयल जी, जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं इस यात्रा के संदर्भ में, उन वादों को लेकर सवाल उठाया जा रहा है जिसका जिक्र जयप्रकाश जी यहां कर रहे थे। महंगाई के संदर्भ में, लोगों के संदर्भ में वादे, किसानों की आय दुगनी होना, 2023 तक हर एक को पक्का मकान मिलना, इन सारे वादों के संदर्भ में सवाल तो उठेगा अनिल जी। इन वादों को अनदेखा कर देंगे क्या? राम मंदिर को घर के तहत रामलला को घर मिल जा रहा है अयोध्या में, वो तो ठीक है, पर आपका वादा तो ये था ना कि 2023 तक हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के पास में पक्की छत होगी। उस वादे का क्या? वादा था ना आपका कि इस देश के किसानों की आय 2022 तक दुगनी हो जाएगी। उस वादे का क्या? इसके संदर्भ में क्या कहेंगे? और अगर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आपने बदल दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी चयन समिति में रहना था, तो शाहबानों के संदर्भ में बदलाव की बात आप कहते हैं, तो इसके संदर्भ में भी तो अनिल गोयल जी आपको जवाब देना होगा, या अनदेखा कर देंगे इन सारे मसलों को? बिल्कुल हिमांशु जी, आपने एक एक बात बिल्कुल ठीक कही है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि न्याय की बात कह रहे हैं जी, तो जो इनके गठबंधन के दल हैं, जो जो तोड़ने की बात कर रहे हैं, यानी सनातन धर्म को गाली दे करके तोड़ने की बात कर रहे हैं जी, इनके राजनीतिक लोग उत्तर भारत और दक्षिण भारत को तोड़ने की बात कह रहे हैं। मैं मतलब भारत जोड़ो यात्रा का मतलब है कि इनके यहाँ से जातियों में बांटना, धर्मों में बांटना, देश को उत्तर भारत और दक्षिण भारत में बांटना, ये इनके भारत जोड़ो यात्रा का रिजल्ट आपके सामने आ रहा है। और इसलिए भारत जोड़ो यात्रा के, अब ये इन्होंने भारत न्याय यात्रा की बात करी है, इसका रिजल्ट भी आपके सामने आएगा। अनिल गोयल जी एक दूसरी बड़ी बात- तार्किक बात कह रहे हैं। अनिल गोयल जी कह रहे हैं कि भाई उन्होंने तो भारत जोड़ने की यात्रा निकाली थी ना राहुल गांधी ने, उसका परिणाम क्या रहा? जो भी कांग्रेस के साथ सहयोगी दल हैं, उनके बयान विभाजनकारी आते जा रहे हैं, तो उस यात्रा का परिणाम क्या आया? विभाजन के रूप में आया। तो अब न्याय यात्रा निकल रही है, इसमें पता नहीं कौन सा न्याय निकल कर आएगा। मुझे जाना है किशोर तिवारी जी के पास, लेकिन जयप्रकाश जी कोई हस्तक्षेप करने जा रहे हैं, एक बार उनका हस्तक्षेप सुनते हैं और फिर किशोर जी के पास चलते हैं। मैं पूछना चाहता हूं गोयल साहब से कि कौन सा भारत टूट गया? भारत तोड़ने का प्रयास तो भाजपा कर रही है। हमारा जो इंडिया गठबंधन का कोई भी घटक, कौन सा टूट गया? भारत तोड़ने का काम तो आपने किया है। अब जयप्रकाश जी, आपने दलील देनी थी तो आपने दलील दे दी, पर अपने सहयोगी डीएमके वालों के बयानों के संदर्भ में थोड़ा दृष्टि डाला करो ना जयप्रकाश जी, बहुत जरूरी है आपके लिए। क्या है, चुनाव में आपको इन सबका जवाब देना है, बहुत मुश्किल आएगी आपको जब उनके बयानों को लेकर आपसे पूछताछ होगी। पर मैं अभी किशोर जी के पास चलता हूं। किशोर जी पिछली बार बहुत परेशान थे और राहुल गांधी महाराष्ट्र में पहुंचे, वो सावरकर जी की लालत मलालत कर दिए। तो इस बार क्या है कि किशोर जी, इस बार तो गड़बड़ है। यात्रा का समापन भी महाराष्ट्र में होना है, महाराष्ट्र में ही नहीं मुंबई में होना है। तय कर लिया कि नहीं कर लिया राहुल गांधी से, भैया सारी बात करना पर सावरकर जी को बख्श देना? देखो, उनका जो ये यात्रा है जी, न्याय के लिए, तो मुझे लगता है इसके परिणाम बहुत ही अच्छे आएंगे। जी। देखिए, जब वो भारत जोड़ो यात्रा के लिए घूमे तो कांग्रेस का रिवाइवल हुआ। अब बोलेंगे डॉक्टर साहब, अब आप बोलेंगे कि चुनाव में परिणाम वैसे नहीं दिखे। जी, देखिए, उसके कारण भी है। लोगों ने कांग्रेस को नकारा, वो उनकी विफलताओं से। अब जैसे आप कह रहे हो कि भाई मोदी जी ने 22 में किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात की थी, घर की थी तो नल से पानी की थी। अब मुझे बताइए, विकास का था, सबका साथ सबका विकास, शिक्षा, दूसरा सबसे बड़ा देश में जो मसला आ चुका है अभी, स्वास्थ्य का। इतनी ज्यादा बीमारियों ने घर कर लिया है, और ये जो कॉर्पोरेट रूल आ चुका है कि फूड इंडस्ट्री भी कॉर्पोरेट हो चुकी है, हेल्थ इंडस्ट्री भी कॉर्पोरेट हो चुकी है।
एजुकेशन सर्विसेज भी पूरी कारपोरेटाइजेशन हो चुका है। तो मैं लगता है कि न्याय व्यवस्था के लिए और जो कोर इश्यूज अभी मेरे मित्र जयराम रमेश ने गिनाए, लेकिन राहुल गांधी जब जनता में घूमते हैं तो कई समस्याओं का उजागर होती है देश के लिए जी। और महाराष्ट्र में तो हम इनका स्वागत करेंगे। दूसरी बात आपने बोली जो सावरकर वाली, तो मैं आपको बता देता हूं कि सावरकर के बारे में हमने बता दिया था कि सावरकर जी भी आरएसएस वगैरह वाले नहीं थे। सावरकर जी का इनकाश करती है बीजेपी, लेकिन बीजेपी ने भी उनके बुरे दिनों में साथ नहीं दिया था, जो ये सब ब्रिटिशों के साथ थे। तो सावरकर जी की फिलॉसफी क्या थी ये सब कुछ बता देने के बाद वो समझ चुके हैं। लेकिन अरे रुके 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 किशोर जी, कितनी कमाल की बात आपने कही। तो कुल मिलाकर सावरकर को समझ गए राहुल गांधी। तो अब सावरकर इस देश में राहुल गांधी के लिए सम्माननीय हो गए, माने हम? देखिए जी। मैं एक बात बोलता हूं कि आलोचनाओं से तो बचना चाहिए। जयराम रमेश ने कल भी बोला कि दिल को थोड़ा सा खुला रखना चाहिए और मुंह को बंद रखना चाहिए। तो ये जो ज्यादा लोग बोलते हैं ना, जैसे आपने डीएमके के नेता बोला, ये खारगे जी का बेटा बोला, ये सब चीजें, ये जो लोग होते हैं ना, ये लोग है ना खटास निर्माण कर रहे हैं। मैं अभी बता रहा हूं, जब मीडिया उसका बाजार करती है तो हमने पहले समझ लेना चाहिए ना विषय को। आज देश के सामने चैलेंजेस क्या है ये तो समझ लो। अभी कोर इंडिया की जो कंडीशन है वो आप देखो, हम लोग केवल अमृतकाल की बात करेंगे और मेरे विदर्भ में अभी 5 किसान दर रोज आत्महत्या करते हैं और ऐसा है कि सरकार बिल्कुल ये अनसुनी हो चुकी है। अब मुझे बताइए कि अब पूरा फोकस, अभी आप ही ये चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मैं बहुत सारे चैनलों पे भी गया था, वही फोकस था कि भाई वो मंदिर जो है उसका क्रेडिट कौन ले रहा है, फिर किसको बुलाया गया है तो कौन जा नहीं रहा है। अब मंदिर के कार्यक्रम में कोई जाएगा कोई नहीं जाएगा, किसी को वो बीजेपी का पॉलिटिकल कार्यक्रम लग रहा है। लेकिन उसी वक्त राहुल गांधी देहात में जाकर, गांव-गांव में जाकर कांग्रेस को रिवाइव करना एक बात, लेकिन लोगों से मिलना दूसरी बात। देखो, मैं राहुल गांधी के, मुझे तो लगता है कि 2024 में राहुल गांधी बहुत बड़ा चैलेंज बन के मोदी जी को आएंगे। अच्छा एक बात बताओ किशोर जी, बाकी तो सब बात की बात है, उद्धव ठाकरे कहां जाएंगे? उद्धव ठाकरे राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने के लिए मणिपुर जाएंगे या उद्धव ठाकरे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अयोध्या जाएंगे? इतना समझाओ। और आपसे जानना यह है किशोर जी, सीधे शब्दों में, कि क्या आप नहीं मानते कि 22 तारीख को जब प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होने जा रहा है, राहुल गांधी का उस कार्यक्रम से गैर मौजूद रहना कांग्रेस के लिए नुकसान का सबब हो सकता है? सीधा सवाल है, दाएं बाएं की बात नहीं है, उद्धव ठाकरे जी के संदर्भ में भी और राहुल गांधी जी के संदर्भ में भी। किशोर जी तो कुशल आदमी है, समझ पा रहे होंगे क्या होने जा रहा है। हिमांशु जी, मैं बताऊं, जिन 2 लोगों के आपने नाम लिए, तो जो पीएमओ से लिस्ट आई ना वीएचपी वालों को, उसमें ये दोनों भी नाम नहीं है जी। और उद्धव जी को तो बुलाओ मत, क्योंकि ये अब उनके लिए संदर्भहीन हो गए। मुझे समझ में नहीं आता। हमने कांग्रेस से नाता जोड़ा और बीजेपी से दूरी बनाई तो अब हिंदू विरोधी हो गए। हम हिंदू विरोधी हो गए और जिसको ज्यादा आलोचना करते उनको पहला निमंत्रण दिया, दूसरा निमंत्रण दिया उस कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को जो भगवान में भरोसा नहीं रखते। और कई लोगों को लग रहा है कि ये मोदी जी का तमाशा है। वैसे तो बात तो सच्ची है ये कि राम के सहारे वो वोट मांग रहे हैं। तो आपके दोनों जवाब, अगर हमें सम्मान से बुलाया जाएगा तो जाएंगे, नहीं तो उसके पहले ही रामलला के दर्शन हम ले लेंगे, उसके पहले ही। प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिशियल कार्यक्रम है, जिसको विश्व हिंदू परिषद ऑर्गेनाइज कर रही है ऐसा ये बोलते, लेकिन बीजेपी ही कर रही है सब कार्यक्रम। तो हमारे इंडिया अलायंस के कुछ घटक दलों को लगता है कि ये
एक मजाक बना के रखा है। प्रभु राम का भी इतना पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करके उनका बाजार लगा के रखा है, तो वो लोग नहीं आएंगे। हमको निमंत्रण देंगे तो हम जाएंगे। दूसरा सवाल, न्याय यात्रा का सबसे ज्यादा स्वागत महाराष्ट्र में शिवसेना करेगी और देश में प्रजातंत्र की रक्षा के लिए उद्धव जी के रिप्रेजेंटेटिव मणिपुर में उस दिन रहेंगे। मैं बहुत बड़ी दे रहा हूं क्योंकि मैं नेशनल स्पोक पर्सन हूं और मुझे लगता है कि हर नेताओं को जमीन पे आने की जरूरत है, क्योंकि जो मुद्दे जमीनी है वो उठाए नहीं जा रहे। हाँ, तो मैं बता जमीन रहा पर हूं आने की जरूरत है नेताओं को। अब भाजपा को लगता है उसने तो बाकी सारे दलों को जमीन पर ला दिया। गिरिजा जी क्या कहते हैं? तो राहुल जी जमीन पर उतरकर पार्टी को आसमान पर ले जा सकेंगे? ये सवाल है। क्या कहते हैं आप? इस यात्रा को लेकर कितनी उम्मीद बांधने का मन कर रहा है गिरिजा जी आपको? या आपको लगता है टाइमिंग में गड़बड़ हो गई? जब इतना लेट किए थे, हमें माननीय जयप्रकाश जी बता रहे थे कार्यक्रम पहले से बना हुआ था, 6 महीने से था। अरे भाई 6 महीने से था, 14 की जगह 23 कर लेते, ज्यादा सहूलियत हो जाती। क्या कहते हैं गिरिजा जी? एक बार फिर टाइमिंग को लेकर गड़बड़ हो रही है या आप इसको बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानते? यात्रा का लक्ष्य उद्देश्य क्या है? आप याद कीजिए, जब भारत जोड़ो यात्रा निकली थी तो यही तय नहीं था कि यात्रा राजनीतिक है या गैर राजनीतिक है जी। आपको ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि क्या ये यात्रा कांग्रेस के रिवाइवल के लिए है, क्या ये यात्रा नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ उनकी असफलताओं को दिखाने वाली यात्रा है, या राहुल गांधी उस यात्रा से अपने आप को देश से परिचित होने का उपक्रम कर रहे हैं। ये स्पष्ट नहीं है। जहां तक सवाल न्याय यात्रा की बात है, न्याय की अवधारणा बहुत अच्छी बात होती है। हम ये देखते हैं कि किसी भी सरकार में मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जब शपथ लेते हैं तो शपथ में वो कहते हैं कि बिना किसी राग द्वेष के, बिना किसी प्रलोभन के मैं सभी के साथ न्याय करूंगा। लेकिन सरकार बनने के बाद वो न्याय कहीं दिखता नहीं है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये तो आजादी के बाद से इस बात वो न्यायपूर्ण व्यवस्था अब तक कायम नहीं हो सकी है। लेकिन ये जो बात है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, ये एक अमूर्त शब्द है। आपको लोगों के पास जब जा रहे हैं आप, तो एकेडमिक तरीके से आप नहीं जा सकते। आवाम के पास जाते हैं जब आप, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि जिन नीतियों की आज के सरकार की आलोचना कर रहे हैं आप, या जिन नीतियों की से आप मान रहे हैं कि देश को खतरा है, संविधान को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है, तो आपको विकल्प देना होगा ना कि आप यदि आएंगे या आपको लाया जाता है तो आप कौन से आर्थिक नीति देंगे, कारपोरेट को किस तरह खत्म करेंगे, आप किस तरह से आप जो है वो अपनी सामाजिक न्याय को किस तरह स्थापित करेंगे। ये तमाम बातें जब तक स्पष्ट नहीं होंगी तो केवल एक नारों के साथ में कोई यात्रा नहीं होती। दूसरी बात यह है कि आज कांग्रेस का संकट क्या है, सबसे पहले कांग्रेस को यह समझना होगा जी। कांग्रेस के सामने संकट जो है न तो उनके कार्यकर्ताओं का संगठन का संकट है और न उनके साथ जो जनाधार है उसका संकट है। आज भी जो जिन राज्यों में कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई है वहां भी 40% के आसपास वोट कांग्रेस के पास हैं। कांग्रेस का संकट वैचारिक है, वो आइडियोलॉजिकली अपने आप को कहां खड़ा पा रही है वो खुद ये बताने की स्थिति में नहीं है। नेहरू की इतनी आलोचना हो रही है अलग अलग संदर्भों में, अलग अलग प्रसंगों में, कांग्रेस क्या नेहरू को डिफेंड करने में भी सक्षम रही है क्या? जिस धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की के सिद्धांत पर कांग्रेस पार्टी चलती रही है, वो उसकी विरासत रही है, क्या आज कांग्रेस पार्टी उस सिद्धांत पर खड़ी है क्या? आज तो कांग्रेस के नेताओं में इसी बात को लेकर असमंजस है कि उनको राम भक्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हिंदू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो जब तक कि कांग्रेस इस वैचारिक संकट से अपने आप को नहीं उबारती है और एक ठोस वैचारिक धरातल के साथ सामने नहीं आती है, तब तक इन यात्राओं का और नारों का कोई बहुत प्रभाव लोगों को पड़ेगा, ये मैं नहीं मानता। दरअसल स्पष्टता आपकी यात्रा में भी, यात्रा के उद्देश्य में भी, आपकी वैचारिकी में भी, आपके अंदर वो स्पष्टता आनी चाहिए। अभी तक तो मुझे लगता है कि वो स्पष्टता मुझे देखने को नहीं मिली, न भारत जोड़ो यात्रा में देखने को मिली, न प्रस्तावित न्याय यात्रा में दिखी। आप देखिए कि वो बात होती है
कि मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। मुझे तो इस बात पर भी बहुत आश्चर्य होता है कि दुकान में कहाँ मोहब्बत होती है, दुकान में तो खरीदी बिक्री होती है, तो मोहब्बत की दुकान कैसे खोल रहे हैं आप? तो इन चीजों को लेकर एक क्लियरिटी पहले कांग्रेस और राहुल गांधी अपने अंदर बनाएं और उसके बाद लोगों तक जाएं, लोगों को जाकर बताएं कि जो फर्क है बीजेपी और कांग्रेस में, क्या फर्क है बुनियादी, ये फर्क तो बताना होगा ना। ये फर्क बताने की स्थिति में कहीं नहीं है आप। बेरोजगारी, महंगाई, ये तमाम जितनी बातें होती हैं, ये ऐसे मुद्दे हैं जो हमेशा बने रहे हैं। चाहे सरकारें तैयार है कि उसकी सरकार आने के बाद बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, महंगाई खत्म हो जाएगी, नहीं हो सकती। तो इसलिए लड़ाई जो है वो वैचारिक है। और जब हम राम मंदिर की या राम की बात करते हैं या उसको लेकर बीजेपी पर राजनीतिक लाभ लेने की का आरोप लगाते हैं, तो फिर आपका खुद का झुकाव उस तरफ क्यों है? क्यों आप धर्मनिरपेक्षता के साथ में अपने आप को सक्षम रूप से सामने प्रस्तुत नहीं करते? तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को पहले अपनी वैचारिक स्थिति को, अपने स्टैंड को बहुत क्लियर करना चाहिए। ये राजनीतिक लड़ाई है, ये लड़ाई जो है वो मुद्दों की लड़ाई है। और जब राजनीतिक लड़ाई जब लड़ना है आपको, तो आपकी अपनी राजनीति क्या है वो बहुत स्पष्ट होना चाहिए। आपने काफी विस्तार से इस बात को कह दिया, लेकिन एक यात्रा जो प्रस्तावित है उसके प्रभाव का आकलन करने के लिए पूर्ववर्ती यात्रा की समीक्षा करना जरूरी है। क्या आपका आकलन बता पाने की स्थिति में है कि भारत जोड़ो यात्रा जो निकाली गई, जिसमें 3750 किलोमीटर ये युवक चला, जिसके तहत तमाम राज्यों से ये युवक गुजरा, चिलचिलाती ठंड में भी हाफ टी शर्ट में इस व्यक्ति को चलते हुए देखकर लोग अचंभित हुए, क्या उसने कोई परिणाम राहुल गांधी की शख्सियत में, उनकी पार्टी की शख्सियत में और देश की सियासत में किसी प्रकार का दिया, या आप शून्य देखते हैं, इसलिए इस प्रस्तावित यात्रा को लेकर भी कोई उम्मीद नहीं बांधते? भारत जोड़ो यात्रा का जो कोई देखा जाए कि उसकी प्रासंगिकता कितनी रही है, उसका असर कितना रहा, तो मैं तो उसका कोई असर यात्रा शुरू होने के पहले से मान रहा था कि उसका असर नहीं हुआ, क्योंकि जब तक के आप स्पष्ट रूप से आपने ये भी आपका स्पष्ट नहीं था कि यात्रा राजनीतिक है या गैर राजनीतिक है। आपको ये स्पष्ट नहीं था कि आप चुनावी सफलता के लिए यात्रा कर रहे हैं या कांग्रेस को जोड़ने के लिए यात्रा खड़ा कर रहे हैं या सरकार की, मोदी सरकार की आलोचना के लिए कर रहे हैं। वो स्पष्टता नहीं होने के कारण जो भारत जोड़ो यात्रा है उसमें कोई वांछित परिणाम, उद्देश्य में स्पष्टता नहीं है तो किसी परिणाम के संदर्भ में उम्मीद कैसे करें? ये मौलिक सवाल गिरिजा शंकर जी जैसा विश्लेषक उठा रहा है। तो अब जयप्रकाश जी, इसका उत्तर तो आपको देना होगा। किसकी यात्रा है भाई? सामाजिक संगठनों के सहयोग से देश को समझने के लिए राहुल गांधी जी एक बार फिर निकलेंगे, या देश की सबसे पुरानी विरासत राजनीतिक दल के रूप में जो कांग्रेस है उसका खोया हुआ वैभव, खोया हुआ गौरव दिलाने के लिए राहुल गांधी ये उपक्रम करेंगे? गिरिराज शंकर जी ने एक बात कही कि धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, ये सही बात। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश की आजादी के बाद अगर किसानी में ताकत ले आई, भाखड़ा डैम भी मोदी जी ने बनाया होगा, शायद लोग ये भी कहेंगे। एरोनॉटिक्स लिमिटेड इंडिया, जो बंगलोर में जहाज बनाने का कारखाना, भी शायद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इसकी स्थापना की होगी। लोगों की सोच खत्म हो चुकी है। हिमांशु जी, राहुल गांधी जी ने या कांग्रेस पार्टी का जो सिद्धांत था, धर्मनिरपेक्षता की जो बात थी, ये इसमें हमने ये कब कहा कि हम हिंदू धर्म का कोई विरोधी है? क्या नरेंद्र मोदी जी, अब एक फर्क बताता हूं बीजेपी के लोगों को, दोनों सुन रहे हैं जी, नवाज शरीफ की माता जी के पांव छुए पाकिस्तान में जाकर के, उनसे आशीर्वाद लिया बिना किसी प्रोग्राम के, साल भेंट की, तो मोदी जी को तो छूट। अडानी जी ने अगर वहां पर उनको चद्दर चढ़ा दी मजार के ऊपर, तो अडानी जी आरएसएस के लोगों ने अछूत कर दिए। पहले आप लोग ये इस बात का जवाब दें। पहले तो आप मुझे इस बात का जवाब दो जयप्रकाश जी, ये अडानी जी का भूत आप पर भी इतना हावी क्यों हो गया कि आप अडवाणी जी को भूल अडानी अडानी करने लगे? अडानी का कोई भूत नहीं है, इसके पल्ले कुछ नहीं है। इस देश की धरोहर को जिस तरीके से समेटने में लगे, इसके नतीजे आएंगे जी, इसके नतीजे आएंगे। तो मैं जो बात कह रहा था कि पहले तो हम ये बात कह रहे, धर्मनिरपेक्षता की बात तो कांग्रेस पार्टी करती है,
लेकिन किसी धर्म के विरोध में बात करी है क्या? जी। और रामलला जी का मैं तो कहता हूं बीजेपी के लोग तो रामलला ही करने लगे हैं। हम तो किसान के बेटे हैं, हम तो घर में सुबह उठते हमारे माता पिता कहते हैं बेटे ले राम का नाम खेत में हल चलाओ, ले राम का नाम पशु को खोलो और तालाब में पानी पिला करके लाओ। ये लोग एक दिन बता दो राम क्या था, ये तो रामलीला जानते हैं। तो हम कोई हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं है, सनातन के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस तरह का प्रचार किया जा रहा है इस अब लोग इसको बात को समझने वाले हैं। छोड़ो जयप्रकाश जी, पहले तो ये बताओ ये यात्रा किसके द्वारा है? कांग्रेस पार्टी के द्वारा है, सामाजिक संगठन के द्वारा है, या राहुल गांधी जी की नई इच्छा है कि चलो यार यात्रा कर लेते तो अपनी यात्रा पे निकल रहे हैं? राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा में इस देश की जनता को एक संदेश दिया जी। इस देश में गूंगी बहरी सरकार बैठी है जिसने जनता के साथ अन्याय किया है। मीडिया तो हमारा साथ दे ही नहीं रहा, ये गोदी मीडिया है, तो फिर कहां जाएंगे? प्रजातंत्र में सबसे बढ़िया तरीका है जन के अंदर जाएं, जनमानस के अंदर। राहुल जी इस यात्रा के माध्यम से करोड़ों लोगों से अपने विचार रखेंगे, विचारों का आदान प्रदान करेंगे। तो ये बार बार ये बात कहना बोला ये विचार कहाँ है? बीजेपी का तो विचार है कुर्सी। आप सब कुछ कह रहे हो जयप्रकाश जी, फिर भी हमारे मूल सवाल का उत्तर नहीं दे रहे। ये यात्रा किसकी है? सामाजिक संगठन की है या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की है? पहले तो इतना बता दो। दूसरा, ये यात्रा किस उद्देश्य के साथ है? कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के लिए, कांग्रेस को मजबूती देने के लिए, कांग्रेस को एक विकल्प के तौर पर प्रस्तुत करने के लिए है या कुछ और के लिए? दो विषयों का उत्तर मिले तो थोड़ा हमें इस चर्चा को विस्तार देने में सुविधा हो। जयप्रकाश जी अगर समझ पाए हो, या जयप्रकाश जी अभी पार्टी से समझेंगे भाई इन दोनों के उत्तर दे दो ताकि मुझे औरों को बताना इनमें सुविधा रहो। कांग्रेस पार्टी ने, राहुल जी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जी, ये कब कह दिया कि कांग्रेस पार्टी से अलग है? तो कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी का संगठन सारा इसमें काम कर रहा है। लेकिन आप लोग इस तरह से इसको भ्रमित ना करो। अरे आप भी द्विवेदी जी ये यात्रा हम भ्रमित कर रहे हैं। जयप्रकाश जी क्यों नहीं बोल रहे कि ये कांग्रेस की यात्रा है? चलिए हम तो भ्रमित कर रहे हैं ना, आपने सीधे सीधे आरोप लगा दिया मुझ पर। माननीय जयप्रकाश जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में शुमार, ये बता दें ये यात्रा किसकी है? यात्रा कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व राहुल गांधी जी कर रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? तो गिरिजा शंकर जी, कम से कम आपके सवाल का उत्तर मिल गया। जयप्रकाश जी आधिकारिक रूप से ये कह रहे हैं कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यात्रा है और राहुल गांधी जी इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में दोनों चीजें नहीं थी, कांग्रेस की यात्रा नहीं थी, राहुल गांधी का नेतृत्व नहीं था। अब बोलिए आपका क्या कहना है? अब हालात बदल गए, अब बदले हुए हालात में कुछ कहना है गिरिजा शंकर जी आपको? ये है कि यात्रा कांग्रेस पार्टी की है, वो अपनी जगह पर सही है। सवाल ये है कि यात्रा किस लिए है? जिस न्याय की बात कर रहे हैं तो उस न्याय का कोई स्वरूप तो होगा। एक अमूर्त बात लेकर कोई यात्रा निकलती है क्या? और दूसरा सवाल यह है कि वो जवाब भी तो चाहिए ना कि यात्रा जो है किस लिए है? क्या लोगों में जागृति पैदा करने के लिए है? क्या मोदी सरकार की आलोचना करने के लिए है? क्या कांग्रेस को रिवाइव करने के लिए है या चुनाव जीतने के लिए है? आखिर किसे यात्रा निकल रही है? चलिए इसका उत्तर ले लेते। जयप्रकाश जी जरा स्पष्ट कर दीजिए, गिरिजा शंकर जी को थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है। भाई किस लिए है वो भी आप स्पष्ट कर दो। कह रहा हूं कि जब मीडिया, मैं बार बार कह रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ये सारा का सारा केंद्र सरकार, प्रदेश की सरकारों के कब्जे में है, असलियत दिखा नहीं रही। तो उसके सामने दूसरा प्रजातंत्र में रास्ता है कि लोगों के बीच में जाए। और ये बात सही है कि न्याय हमें कहां मिला न्याय? आप देखिए चीफ इलेक्शन कमीशन का जो पद था, इसमें सुप्रीम कोर्ट के जयप्रकाश जी ये बात तो मैं कह चुका, क्यों निकाला गया? आप थोड़ा विषय को समझिए। देखिए आप बार बार कह रहे हो कि मीडिया दिखाता नहीं, आपके लिए कितना सुनहरा अवसर है कि आपसे सीधा सवाल है कि ये यात्रा क्यों निकल रही है, किस उद्देश्य के लिए? पहला, कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के लिए, एक सवाल। दूसरा, मोदी सरकार की आलोचना करने के लिए। तीसरा, 2024 का चुनाव जीतने के संदर्भ में माहौल बनाने के लिए। कोई स्पष्टता तो होगी नहीं जयप्रकाश जी? तो आपके पास तो सुनहरा अवसर है, आपको ये शिकायत नहीं होनी चाहिए कि मीडिया मौका नहीं देता। जयप्रकाश जी के पास पूरा मौका है ये बताने के लिए कि देखो इस यात्रा के माध्यम से हम इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। जयप्रकाश जी बताइए ना। विषमता जी, सामाजिक न्याय जी, इन बातों को लेकर के है, इसमें भी कोई शंका है? जी, इसमें कांग्रेस के रिवाइवल की कहां बात है कि कांग्रेस खत्म कहां हुई है? अगर खत्म हुई है तो 8% वोट लेकर के
कांग्रेस तो तीनों प्रदेशों में 40% से ऊपर वोट है। अरे तेलंगाना में 8% वोट बीजेपी के हैं। रिवाइवल की आवश्यकता तो भारतीय जनता पार्टी को है। कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूत है पूरे देश में। ठीक है जयप्रकाश जी, आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस बहुत मजबूत है, लोकसभा में भाजपा की 303 सीटें हैं, आपके पास तो इतनी सीट भी नहीं आती है कि नेता प्रतिपक्ष का पद भी आपके पास आए, फिर भी आपको लगता है कि आपको रिवाइवल की जरूरत नहीं है, कांग्रेस को रिवाइवल की जरूरत है। तो मैं चलता हूं अनिल गोयल जी। भाई आपकी हालत ठीक नहीं है अनिल गोयल जी, जयप्रकाश जी बता रहे हैं आपको रिवाइवल की जरूरत है। अब राहुल गांधी जी तो न्याय यात्रा लेकर निकल गए, मजबूत है और मजबूत हो जाएंगे, आप क्या करेंगे? आपकी हालत तो बहुत खराब है, जयप्रकाश जी ने बताया। हिमांशु जी, जयप्रकाश जी कुछ भी कहें, हम टीवी चैनल पर उनको सुनने के लिए मजबूर हैं, लेकिन मैं जागरूक भारतीय नागरिक होने के नाते गिरिजा शंकर जी की बात का पूरी तरीके से समर्थन करता हूं। उन्होंने सही मायनों में कांग्रेस को जो एडवाइस दी है, अगर कांग्रेस इनकी एडवाइस जो चलेगी तो आगे बढ़ने की बात सोच सकती है, लेकिन ये जिस घमंड में बैठे हुए हैं उस इनका घमंड ही बरकरार रहे और जिस पॉलिसी पे चले उस पॉलिसी पर चलते रहें, जिससे देश आगे बर्बाद होने से बचा रहेगा और भाजपा सत्ता में आती रहेगी और ये अपना एसी कमरे में बैठ करके ये मन में सोचते रहेगी। जो व्यक्ति, जो पार्टी मीडिया पर भी आरोप लगाने में नहीं चाहती, जो पार्टी मीडिया का भी बहिष्कार करती है, जो पार्टी संस्थाओं पर विश्वास नहीं करती और अपने आप में इमरजेंसी लगाती है, माननीय लोकतंत्र के, माननीय हाई कोर्ट के कहने के बाद कि आपका चुनाव असंवैधानिक है, और उसके बाद में बजाय उस बात को मानने के रातों रात में इमरजेंसी लगा देती है हिंदुस्तान के अंदर। जिस पार्टी के राज में कोर्ट कहती है, सुप्रीम कोर्ट ये कहती है सीबीआई पिंजरे का तोता है, आज वो पार्टी अपनी कमी को देखने की बजाय आज देश विकास की तरफ जा रहा है, आज देश की पूरे विश्व के अंदर मान सम्मान बढ़ रहा है, आज देश को सही मायनों में पूरे विश्व में उसकी सुनी जा रही है। पहले भारत की कोई सुनी नहीं जाती थी, आज पहले भारत हर चीज को आयात करता था, अब वो निर्यात भी करने लगा है। आज भारत ने पहली बार कोरोना का टीका लगा करके पूरे विश्व को ये दिखा दिया कि हमारे डॉक्टर, हमारे वैज्ञानिक कितने सक्षम हैं। आज चंद्रयान, सूर्ययान, मतलब कितनी उपलब्धियां हैं, जिन उपलब्धियां को ये कहने में सब चाह रहे हैं, और सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए अपने आप में, अपने मुंह में मतलब खुशी खुशी मना रहे हैं। जो पार्टी माननीय उपराष्ट्रपति के जो के पद के उम्मीदवार को, माननीय उपराष्ट्रपति जी को की नकल करने पर और उसकी फोटोग्राफी करते हैं और उसका विरोध नहीं करते हैं, सनातन धर्म को गाली देने वालों का विरोध नहीं करते हैं, उत्तर दक्षिण भारत की बात करने वालों का समर्थन करते हैं, तो इनके लिए क्या कहा जा सकता है। और जब इन्होंने बात कही वीर सावरकर की, जो भी आपने बात कही है, अब ये कांग्रेस में बता दें कि वो वीर सावरकर की अनुयायी है या उनकी विरोधी है। और जहां तक हमारे भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, वो निश्चित तौर पर 3 तलाक, अयोध्या का राम मंदिर, एक विधान, एक संविधान, एक निशान, जम्मू कश्मीर का, वो सब हमारा स्टार्टिंग से हमारा एजेंडा रहा है, उस एजेंडे में हम काम कर रहे हैं और जनता ने इस एजेंडे को मान करके हमको जनादेश दिया है। लेकिन आप जो हैं, कभी हिंदुओं के, क्या हम हिंदुओं को मानते हैं और हिंदुओं को गाली देने वालों को साथ लगाते हैं, जो इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, जो इनको भ्रष्टाचारी कहते हैं, जो इनको भ्रष्टाचारी कहकर इनकी सत्ता छीन लेते हैं, इनसे सत्ता छीन लेते हैं, उनको भी पता नहीं किस मजबूरी के अंदर ये उनको अपने साथ लगा लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही लगा लेते हैं अनिल गोयल जी, जैसे जिनको आप भ्रष्टाचारी बताते हो फिर अपने गले लगा लेते हो। वो किशोर जी ज्यादा विस्तार से बता सकते हैं आपको इसके विषय में, वो तो मतलब आतुर बैठे हैं इस विषय में व्याख्यान देने के लिए। कहां आप छेड़ रहे हो किशोर जी को, वो अभी माननीय अजीत पवार के संदर्भ में पूरी कुंडली खोल के बता देंगे आपको। में 2 राजनीतिक दल हैं, दोनों राजनीतिक दल एक दूसरे को भ्रष्टाचारी कहते हैं, दोनों राजनीतिक दल एक साथ मिल रहे हैं, इसको कहते हैं चोर चोर मोसेरे भाई। अब श्री राम की बात कहते हैं, ममता बनर्जी कहती हैं जय श्री राम के नारों के लगाने वालों के खिलाफ उठती हैं और ये उनके समर्थन में खड़े हुए हैं। जो भगवान राम लला के राम सेवकों पर गोलियां चलाते हैं, ये उनके समर्थन में खड़े हुए हैं। जो हिंदू धर्म को गाली देते हैं, उनके समर्थन में खड़े हुए हैं और कहते हैं हम राम 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 राम। आप कहें कथनी और करनी में कितना जमीन आसमान का अंतर है।
और जब ये जमीन आसमान का अंतर है तो जनता ये देख रही है कि सिर्फ सत्ता पाने के लिए सारे गठजोड़ कर रहे हैं, सिर्फ सत्ता पाने के लिए न्याय अन्याय की बात कर रहे हैं, और सिर्फ हर सूरत पर हमें सत्ता चाहिए, और सत्ता में भी परिवार को बचाने के लिए सत्ता चाहिए। कांग्रेस को बचाने के लिए संघर्ष नहीं कर रहे। इनका संघर्ष है कि जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, ये एक परिवार, गांधी परिवार को कैसे बचाया जाए। और जब देखो सभी पारिवारिक पार्टियां हैं, चाहे अखिलेश यादव है, चाहे लालू यादव है, ये सब पारिवारिक पार्टी एक साथ मिलकर के अपने परिवार को बचाने में लगी हैं। और भारतीय जनता पार्टी देश को बचाना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी देश को आगे बढ़ाना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी देश के गरीब व्यक्ति तक पहुंच करके उसको ये करा कि सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है। ये लोग जो है, राहुल गांधी जी कहते थे 1 रुपया भेजते हैं और 15 पैसे हमारे नीचे पहुंचते थे, 85 पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। इनके राजीव गांधी जी के बयान है ये जी। और हम कहते हैं 1 रुपया देते रहे, 1 का 1 रुपया हम नीचे गरीबों तक भिजवा रहे हैं। आज इनको देश की तरक्की पच नहीं रही है, और देश की तरक्की ना पचने की वजह से ये इधर आधर की बात करके जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। आप मुझे एक बात बताएं कि अभी संसद के अंदर जो अटैक हुआ, उस संसद के अटैक के अंदर निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी सुरक्षा चूक थी, जिसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन आप उसका विरोध करने के बजाय, आप उसकी जांच में सहयोग देने के बजाय, आप इसको बेरोजगारी के मुद्दे से जोड़ने की बात करते हैं, आप इनको इससे भ्रष्टाचार से जोड़ने की बात करते हैं। आप ये बात बताएं कि आपके लिए देश कोई मायने नहीं रख रहा। और जहां तक इन्होंने बेरोजगारी की, महंगाई की बात करी है, तो गिरिजा शंकर जी कहा कि वो हर पार्टी के राज में आप ये देखें, महंगाई धीरे धीरे जब कच्चा माल महंगा होगा तो पक्का माल भी महंगाई बिकेगा। लेकिन महंगाई सबसे ज्यादा कंट्रोल में हमारे टाइम में है। अगर हम कांग्रेस के टाइम की बात देखें तो महंगाई कहां से कहां थी, किसानों की बात करें महंगाई कहां से कहां थी। और दूसरी बात यह है कि आज भी 10 रुपए सिलेंडर महंगा होने पर पूरी सड़कें जाम कर देने वाले लोग इस कार्यक्रम में बैठकर 600 रुपए महंगा हो गया सिलेंडर, तो बता रहे हैं कि महंगाई हमारे कंट्रोल में है। 1000 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है, जहां चुनाव हो रहा है वहां पर आप घोषणा कर रहे हो अनिल गोयल जी, हमारी सरकार बनवा दो, राज्य में 500 रुपए में और 450 रुपए में सिलेंडर देंगे। उसके बाद यहां पर आप बता रहे हो कि कंट्रोल आप क्या है। क्यों आपको यह मजबूरी आन पड़ती है कि जिस राज्य में चुनाव होता है वहां पर आप 450 में सिलेंडर उपलब्ध करा दोगे? पूरे देश में आपकी सरकार है ना, पूरे देश के लिए आपकी सरकार है। इस देश के हर व्यक्ति को 450 में सिलेंडर दिलाने में क्या एतराज है आपको? आपने तो वादा किया था। हिमांशु जी, कांग्रेस के ही नेता, जिस टाइम कांग्रेस की सरकार थी और उस टाइम सिलेंडर 1000 से ऊपर का था, तो कहते महंगाई नहीं है सिलेंडर। अरे मेरा तो सवाल अनिल गोयल जी बहुत ही मासूम सा है, एकदम निर्मल सवाल है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तीनों राज्यों में चुनाव के दौरान आपकी पार्टी अर्थात भारतीय जनता पार्टी ने यह वादा किया, भाई सरकार बनवा दो, 450 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा राज्य की जनता को। हमें जानना केवल इतना है कि जब इन 3 राज्यों में 450 500 रुपए में सिलेंडर आपकी पार्टी उपलब्ध कराने का दावा और वादा कर सकती है, तो एक सक्षम नेता जिसके बूते पे ये सारे राज्य जीते रहो, आप ही बताते हो ये मोदी जी का चमत्कार है, मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी के कारण ऐसा होता है। तो जब वो देश के प्रधानमंत्री हैं तो पूरे देश को 450 500 रुपए में सिलेंडर क्यों उपलब्ध नहीं करा देते? अनिल गोयल जी, यात्रा पे बाद में बात कर लेंगे। जब आपने इतना बखान कर ही दिया अपनी उपलब्धियों का, तो हमने आम आदमी की तरफ से एक सवाल पूछ लिया। हो सकता है आप हमारी बात पहुंचा दो, कल से सिलेंडर मिलने लगे 400 450 का, इतना ही भला हो जाए हमारे पहल से। हिमांशु जी, सही बात तो ये है कि मैंने जो आपसे बात की कि सिलेंडर का भी अगर बात करते हैं तो कांग्रेस के राज में भी लगभग 1000 या 1100 रुपए सिलेंडर था, इन्होंने उसको महंगा नहीं माना। और चुनाव के अंदर, अरे भाई देश की जनता ने तो महंगा माना, तभी तो आपको ला दिए, आपकी बात में भरोसा किए। वो स्मृति ईरानी के फोटो अभी भी जहन में बसे हुए, क्या प्रदर्शन था साहब, कमाल का प्रदर्शन था। अब आप ये बताओ कि वो भरोसा करके गलती हो गई क्या? नहीं, हम गलती नहीं हुई है जी। हम आज भी जो जरूरतमंद हैं उनको हम सस्ता सिलेंडर दे रहे हैं, उनको हम सब्सिडी दे रहे हैं। जो जरूरतमंद है आज भी उनको हम सस्ता सिलेंडर दे रहे हैं। निश्चित तौर पर हम गरीबों की पार्टी के रूप में विचार कीजिएगा अनिल गोयल जी अपनी दलील पर। मतलब जरूरतमंद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, बाकी देश में जरूरतमंद नहीं रहे। आपको इस दलील पर विचार करना चाहिए। पर हमारा विषय सिलेंडर पर नहीं है, राहुल गांधी की यात्रा पर है। किशोर जी के पास चलते हैं। किशोर जी, गिरिजा शंकर जी ने एक सीधी सी बात कही, तो पहले अपने विचार के स्तर पर स्पष्टता ले आओ।
तब जनता को समझाने जाओ। खुद का विचार स्पष्ट नहीं है। हम धर्म का इस्तेमाल का समर्थक नहीं है। वो कमलनाथ अपने यहाँ पे सुंदरकांड का पाठ करा रहे प्रदेश कार्यालय में, बागी नेता चिल्ला रहे हो क्या रहा है कांग्रेस को। तो थोड़ा आप स्पष्ट करो ना, क्या आपको समझ में आ रहा है कि कांग्रेस का विचार क्या, कांग्रेस की दृष्टि क्या, कांग्रेस की सोच क्या, या केवल बस एक ही दृष्टि है, भाजपा जानी चाहिए, हमारी सत्ता आनी चाहिए। इतने स्पष्ट विचार के बाद में गिरिजाशंकर जी क्यों पीछे पड़े हुए हैं किसी और विचार के चक्कर में, क्या कहते हैं? नहीं, एक देखिए, मैं आपको बताता हूँ हिमांशु जी, जो गिरिजाशंकर जी ने मुद्दे उठाए वो बहुत ही स्पष्ट है जी। एक तो सीट से, अभी इंडिया अलायंस सीट शेयरिंग। अब पहले तुम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो ले आओ कि मोदी जी के ये कार्यक्रम फेल हो गए और इसके पर्याय में हम ये देना चाहते हैं जी। और मुझे लगता है कि ये सिविल सोसाइटी के लोगों को ज्यादा कांग्रेस ने भी नजदीक नहीं करना चाहिए। अपना पॉलिटिकल एजेंडा है जी। पार्टी के संगठनात्मक लोगों को, जो कार्यकर्ता में अभी थोड़ा सा नैराश्य आ गया होगा ना 3 राज्यों में चुनाव हारने के बाद आता ही है, तो उनको रिवाइव करना है, लोगों में एक मैसेज देना है कि वी आर देयर और हम आएंगे तो हम क्या देंगे। जी। देखो इंदिरा जी चुनाव जीतती थी तो गरीबी हटाओ इस नारे से जीती थी। जी। मैं अभी बता रहा हूं कि कांग्रेस को ये देखो गिरिजाशंकर जी, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जिस वक्त कल्याण सिंह थे और वो विवादित ढांचा गिराया गया था, तो कल्याण सिंह की गाड़ी जाती थी तो भी लोग माथी पूछते थे। हाँ, लेकिन चुनाव हुआ और पॉलिटिकल इक्वेशन सपा ने बसपा से जुड़ाकर सत्ता ले ली। यानी मुझे लगता नहीं कि मोदी जी की नैया अयोध्या में सरजू के किनारे राम जी पार कराएंगे, क्योंकि राम जी तो खुद बेचारे वो उसके पास चले गए थे। तो मैं अभी बता रहा हूं कि चैलेंजेस तो बहुत है, इंडिया अलायंस हो या कांग्रेस इंडिविजुअल हो। एक तो ये किरकिरी बहुत खड़ी कर देते। अब मेरे को बोलो, सावरकर को जाके 68 साल हो गए, अब सावरकर को लेके क्या आना, और सावरकर किस रेफरेंस में? आज रेफरेंस में तो ये 2 गुजराती आ गए हैं। हाँ, अब लाल कृष्ण आडवाणी भी अलग हो गए, अब सब बीजेपी भी वो अलग रह गई। आरएसएस को कहाँ पूछते ये? आरएसएस में नागपुर में रहता हूं और आरएसएस वाले बोलते हैं कि मोदी जी हमको पूछते नहीं है। हाँ, मोदी जी पूछते हैं कि क्या चाहिए तुमको, 370 खत्म कर दिया, अब राम मंदिर बना दिया और 2-3 मंदिर बना देंगे। तो आरएसएस वालों की हालत ऐसी है कि उनकी कोई रिकमेंडेशन पे तो अभी काउंसिल किसी भी काउंसिल पे कोई अपॉइंट नहीं होता। तो मोदी जी जिस तरीके से तानाशाही कर रहे हैं उससे सबसे ज्यादा पीड़ित तो बीजेपी वाले हैं, और कांग्रेस वाले तो मुझे लगता नहीं कि इंडिया अलायंस के 440 सीटों पे एक से एक 1 to 1 अगर चुनाव हो जाता है तो जयप्रकाश जी अभी की परसेंटेज के अंदर आप चुनाव जीत रहे 160 सीटों पे। अब आप है ना हमारे तरीके छोटी पार्टियों को स्पेस ही नहीं देते, पूछते नहीं। मध्य प्रदेश में हमने सीमावर्ती विभाग में लोगों को लगा ये आपस में कर रहे, एसपी वाले कांग्रेस को गाली दे रहे, कांग्रेस वाले एसपी को बी टीम बोल रहे। अब ऐसा जब इक्वेशन था कि रीजनल पार्टियों को स्पेस और रिस्पेक्ट अगर नहीं है, अरे हमारी आस्था है प्रभु रामचंद्र में, हमारी आस्था है ना। अब हमारे अलाइंस बोलेंगे कि हम नहीं जा रहे, नहीं जाना है मत जाओ, तुमको स्टेटमेंट करने की क्या जरूरत है, जिसको जाना है वो जाएंगे। अरे हम तो रामलला के लिए उताविल है, अच्छा काम किया बोलते मोदी ने। अरे मोदी आर्थिक नीतियों पे फेल हो गए ना। अभी आपका हिमांशु जी आपसे तो कंसल्टेंसी लेनी चाहिए, आपने कैसा दबा के बोला। हाँ, चुनाव है तो 500 और 600 रुपए में सिलेंडर, और जहां चुनाव नहीं है महाराष्ट्र में वहां 1150 में सिलेंडर। अरे भाई हमारे जो गोयल साहब थे उस पर तो जवाब ही नहीं दे पाए। ये मदारियों की टीम है, ये मदारियों के टीम में कहां चले गए गोयल साहब? ये कुछ नहीं किया इन्होंने। अभी आप बोल रहे कि हमने महंगाई कंट्रोल में रखी। मैं अभी बता रहा हूं, हमारे कपास के किसान आत्महत्या कर रहे, क्यों नहीं? इन्होंने सस्ता कपास
पाकिस्तान से ले लिया। हाँ, हमारी जो दालें बनती तो इन्होंने दालों के लिए बाहर से दालें बुला ली, सस्ती दालें। अभी तेल का माल भी सस्ता बुला लिया। अब मुझे बताइए, हमारे कांदे एक्सपोर्ट होते थे तो इन्होंने एक्सपोर्ट पे पाबंदी ला दी और कांदे की कीमती गिराई। अभी ये पूरी नीतियां मोदी जी की यह देश के आम जनता के खिलाफ है। यह बात इंडिया अलायंस दबा के जब तक नहीं बोलेगा और जब तक ये जो न्याय यात्रा है ये पूरी की पूरी 100% पॉलिटिकल यात्रा नहीं होती, मुझे नहीं लगता कोई इंपैक्ट आएगा। क्या बात कही है तो कमल। सीधे तौर पे किशोर जी ने सारी कहानी कह दी जो गिरिजा शंकर जी बतौर राजनीतिक विश्लेषक कह रहे थे, बतौर प्रवक्ता किशोर जी ने सीधे सीधे बता दिया। जयप्रकाश जी, गिरिजा जी की बात पर विचार ना करो, अपने साथी की बात पर तो विचार कर लेना। आपकी बात करूंगा लेकिन एक बार गिरिजा शंकर जी के पास मुझे आना है, पर एक हस्तक्षेप ले लेता हूं। जी जयप्रकाश जी, आप बोलिए, क्या कह रहे? मैं कह रहा था कि अनिल जी कह रहे कि हमने आयात निर्यात कंट्रोल किया। इस देश में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के टाइम में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, कितना अन्न पैदा हुआ था। उससे पहले विदेशों में कटोरा लेकर के अन्न की भीख मांग रहे थे। आज भारतीय जनता पार्टी ने, अनिल गोयल जी जवाब देना पड़ेगा, आप विदेशों में गेहूं मंगाने के लिए भागे फिर रहे हो, रसिया देगा या कौन देगा? आज हालत क्या है फूड ग्रेन की आपके पास? हालत क्या है? जयशंकर जी का सवाल है, जयप्रकाश जी का, लेकिन मैं गिरिजा जी आपके पास आखिरी बातचीत के लिए आ रहा हूं। क्या कहते हैं, यात्रा पे आप पूछ रहे थे कि क्यों यात्रा निकाल रहे हैं? कई बार घर में क्या होता है, झगड़ा वगड़ा बहुत हो जाता है ना गिरिजा जी, और जब कुछ नहीं सूझता है तो आदमी घर से बाहर निकल जाता है, चलो यही ठीक कर लो। क्या कहते हैं? अब किशोर जी हमारे साथ इतने सारे सवाल कर रहे हैं, बोले सीट शेयरिंग की बात करते हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना नहीं पाते हैं। तो राहुल जी ने क्या सोचा, इस पछड़े में कौन पड़ा जाए? अब बैठकों में तो खड़गे जी को पीएम कैंडिडेट करने की बात कर देते हैं। तो राहुल गांधी ने कहा छोड़ो इस सबको, अपन तो यात्रा पे चलते हैं। क्या इस दृष्टि से देखे यात्रा को? जाहिर है कि मार्च तक यात्रा चलेगी, तो जाहिर है कि राहुल जी मार्च तक किसी भी तरह के मतलब जो ये गठबंधन की जो रणनीति है बनाना है या योजना बनाना है या सीट शेयरिंग करना है, वो सारी बातों से दूर रहेंगे स्वाभाविक रूप से। सवाल दरअसल ये है कि आप यात्रा क्यों निकाल रहे हैं, ये जब स्पष्ट नहीं होगा। अतीत का, अपने अतीत पर बड़ा गर्व करने वाली पार्टी है, लेकिन अतीत के नेताओं पर भी तो गर्व कर लीजिए जिनके कारण इतनी लंबी विरासत मिली है। यदि किसी यात्रा का उद्देश्य और परिणाम देखना हो तो अपने ही देश में बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है। जब गांधी जी फ्रीडम मूवमेंट में दक्षिण अफ्रीका से आए तो उन्होंने पूरे देश की यात्रा की और उनके यात्रा का स्पष्ट उद्देश्य ये था कि मैं पहले उस देश और समाज को समझना चाहता हूं, देखना चाहता हूं। और आप देखेंगे कि उन्होंने किस तरह से आजादी की लड़ाई में पूरे देश को एक कर दिया, किस तरह से स्वयं गांधी में उस यात्रा के बाद कितना ट्रांसफॉर्म हुआ। और ये उदाहरण हमारे सामने है। यदि कांग्रेस को या किसी पार्टी को, किसी नेता को यात्रा करनी है तो ये स्पष्टता के साथ आना पड़ेगा कि वो यात्रा क्यों कर रहे हैं। और जिस भारत जोड़ो यात्रा के बाद की समीक्षा करने की बात थी, तो मुझे क्या कांग्रेस के या दूसरे लोग ये बता सकते हैं कि राहुल गांधी खुद में इतनी लंबी यात्रा और इतने लंबे लोगों से मिलने जुलने के बाद उनमें खुद में क्या ट्रांसफॉर्म हुआ, क्या बदलाव आया? मुझे तो नहीं लगता है कि उनकी बातचीत में और मुद्दे उठाने में या उनकी राजनीतिक शैली में भारत जोड़ो यात्रा के बाद कोई परिवर्तन आया हो। ये जो अमूर्त शब्द है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, इसको स्पेल आउट तो करिए। किस तरह का सामाजिक न्याय कांग्रेस चाहती है, किस तरह का आर्थिक न्याय राहुल गांधी चाहते हैं और देना चाहते हैं, क्या डिलीवर करना चाहते हैं? जब तक आप इन मुद्दों को लेकर नहीं आएंगे, आप विकल्प नहीं बन सकते। विकल्प नहीं बन सकते। तो हम कुल मिला के अगर मर्म में पहुंचे तो नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में कांग्रेस का आक्षेप रहता है कि ये जुमलों की सरकार है, ये जुमलेबाजी करते हैं। पर जयराम रमेश भी जिस प्रकार की बातों का उल्लेख यात्रा को स्पष्ट करने के संदर्भ में कर रहे हैं, उसे गिरिजा शंकर जी अप्रत्यक्ष रूप से जुमला ही करार दे रहे हैं। कुल मिलाकर जब तक राहुल गांधी स्वयं इस यात्रा के उद्देश्य को लेकर स्पष्टता नहीं रखेंगे और किस विकल्प को वो देश के सम्मुख देना चाहते हैं इसे सामने नहीं लाएंगे, तब तक शायद उस उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे जो उद्देश्य उन्होंने इस यात्रा के संदर्भ में सोच रखा है। उद्देश्य भी क्या है इसको लेकर भी अस्पष्टता है और वैकल्पिक कार्यक्रम क्या है इसको लेकर भी कोई स्पष्टता दिखाई नहीं देती है। क्या कांग्रेस 14 जनवरी तक
इन दोनों मुद्दों पर अपनी स्पष्टता राहुल गांधी के माध्यम से सामने ला पाएगी, हमें इसका इंतजार रहेगा। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा को सार्थक बनाने के लिए, हिस्सेदारी करने के संदर्भ पर। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर राहुल गांधी को समर्पित है। हमारा शेर ये कहता है कि इत्तेफाक अपनी जगह, खुशकिस्मती अपनी जगह। इत्तेफाक अपनी जगह, खुशकिस्मती अपनी जगह, खुद बनाता है जहां में आदमी अपनी जगह। अनवर शऊर ने जो ये कमाल की बात कही थी वो राहुल गांधी पर मुफीद है। तो राहुल गांधी को अपनी जगह खुद बनानी होगी। वो जगह वह यात्रा से बनाएंगे, बयानों से बनाएंगे, यह उनके ऊपर है। देखें वो अपनी क्या जगह और किस तरह बनाते हैं। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए अब सलाम।